शुरुआत करते हैं हम ओम के नियम के साथ। ओम का नियम जैसे आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये क्या था? V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या था अपने पास? रेजिस्टेंस। आई क्या था अपने पास? इलेक्ट्रिक करंट। और V क्या था अपने पास? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में अगर हम बात करें तो ये है अपने पास विभवांतर, ये है अपने पास विद्युत धारा, और ये है अपने पास प्रतिरोध। अगर ओम के नियम की स्टेटमेंट देखी जाए, ओम का नियम कहता है कि अपने पास दो पॉइंट है, जैसे ये अपने पास पॉइंट ए है, या हम बात करें ये एक इलेक्ट्रोड है, या बात करें एक पोल है। इस पोल से और दूसरे पोल के बीच, या इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई जो फ्लो हो रहा है, वो डिपेंड किस पे करेगा कि यहाँ पे पोटेंशियल V1, यहाँ पे पोटेंशियल V2, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा तो V रहेगा अपने पास V1 माइनस V2। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि जो फ्लो करने वाला जो करंट है, जो प्रवाहित हो रही विद्युत धारा का जो मान है, ये जो I होगा, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? V के ऊपर। या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं, और यहां से अपने पास क्या आया था? V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां से दिखाई दे रहा है V और I के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो इनके बीच अगर ग्राफ देखा जाए, इधर रहेगा अपने पास V, इधर रहेगा अपने पास I, तो ग्राफ रहेगा अपने पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन ध्यान रहे, ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के लिए है। ये ग्राफ सिर्फ कंडक्टर के लिए है, सुचालक के लिए है। अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर की, अगर बात करें हम सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की, तो अर्धचालक डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ये ओबे नहीं करेगी, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर है कि हर जगह ये नियम लागू नहीं हो सकता, तो इसीलिए ओम के नियम को हम लिख देते हैं नोट ए यूनिवर्सल लॉ, नोट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम का नियम एक यूनिवर्सल नियम नहीं है। यूनिवर्सल नियम वो होता है जो हर जगह हर सिचुएशन में लागू हो, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये पर्टिकुलर केसेस में ही लागू होगा। जैसे बात करें हम कंडक्टर की, कंडक्टर में बेसिकली बात करें हम मेटेलिक कंडक्टर की, धात्विक सुचालक की, तो वहीं पे ये नियम लागू होगा। हर जगह अगर इसको अप्लाई करने की कोशिश करें नहीं होगा। चीजें क्लियर हैं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता अपने पास सबसे पहला पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। हिंदी में जिसे हम विभवांतर का नाम देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर। और पूरा नाम अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। अब इसे ही हम नाम दे देते हैं वोल्टेज को।
यहां से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि इसका यूनिट क्या रहेगा, मात्रक क्या रहेगा। यूनिट रहेगा वोल्ट। दूसरा कि ये सदिश राशि या अदिश राशि यानी स्केलर है या वेक्टर, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरा, इसे मेजर करने के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं, मेजर्ड बाय। तो यहां पे डिवाइस अपने पास पोटेंशियोमीटर, जिसे हिंदी में हम विभवमापी का नाम देते हैं, और यहां पे दूसरा डिवाइस अपने पास वोल्ट मीटर। ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर की सहायता से हम वोल्टेज भी माप सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी, और इसकी सहायता से हम ईएमएफ, इधर देखिए ईएमएफ क्या रहेगा, ईएमएफ इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ध्यान दीजिए ये किसी भी तरह का फोर्स नहीं है। कभी इस फोर्स को देख के इसका यूनिट न्यूटन मान लो, इसका भी यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट रहेगा। ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन ये रहता है ओपन सर्किट के लिए, ओपन सर्किट के लिए, और ये रहता है क्लोज सर्किट के लिए। वोल्टमीटर लागू होगा सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्किट पे। तो आपसे अगर पूछ भी लिया जाए, दोनों का कंपैरिजन करवा भी लिया जाए कि इन दोनों में से यूज करना कौन सा बेहतर है, तो आंसर होगा पोटेंशियोमीटर बेहतर है। उसके आगे बढ़ते हैं हम। अगर बात की जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप कांस्टेंट करना चाहते हैं, वोल्टेज को पूरे सर्किट में कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर, और वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में अगर आपको जानना है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में हम यूज करते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड से संबंधित मैंने सेमीकंडक्टर पार्ट 2 में कवर किया है कि जेनर डायोड कैसे काम करता है। ये वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, रिवर्स बायस के अंदर जब ये काम करता है वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है। तो यहां तक हमने देखा है, एक बार इनको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आता है कि अगर हम वोल्टेज को कम ज्यादा करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। या तो आप इंक्रीज कर सकते हो या आप डिक्रीज कर सकते हो। चेंज में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी होती है, ट्रांसफॉर्मर की। चेंज करने के लिए आपको किसकी सहायता लेनी होगी, ट्रांसफॉर्मर की। अब यहां से हम देखें, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना है तो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करना है, वोल्टेज को कम करना है, तो स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वोल्टेज को अगर बढ़ाना है तो अप और घटाना है तो डाउन। हिंदी में उपचयी और अपचयी जो आप पढ़ते हैं ये था मेरे पास। अब एक बार ट्रांसफॉर्मर को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं।
ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम जानते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की खोज किसने की है? फैराडे ने। पहला पॉइंट, ट्रांसफॉर्मर की डिस्कवरी की है फैराडे ने। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? तो वो हमने यहां देख ही लिया है, वोल्टेज को कम और ज्यादा करना है, इसका काम है। तो ट्रांसफॉर्मर की जो टाइप है, एक तरफ है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक तरफ अपने पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इनपुट और आउटपुट, या फिर हम बात करें इसका डायग्राम से, देखिए एक बार इसके बारे में। ये वाला जो पार्ट है, इसे आप प्राइमरी या कैसे बिहेव कर सकते हो? इनपुट की तरह। और इधर वाला पार्ट है वो रहेगा अपने पास सेकेंडरी। कैसे बिहेव करोगे? आउटपुट की तरह। ये वाला जो पार्ट, इस तरह। ये नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे अपने पास। तो यहां से देखिए अपने पास क्या है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है, अब स्टेप अप होगा तो जो सेकेंडरी वोल्टेज आएगा, आउटपुट आएगा, वो इससे ज्यादा होगा। दूसरा, हम यहां पे जो पावर है, पावर फैक्टर है, उसे हम लेके चल रहे हैं कांस्टेंट। तो P किसके बराबर होता है? V और I के। तो जहां पे V का मान ज्यादा होगा वहां I का मान कम होगा, तो I प्राइमरी ज्यादा होगा I सेकेंडरी से। उसके बाद अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स काउंट करें हम, जैसे यहां पे ये 2 टर्न है, यहां पे ये 2 टर्न है। अब इसको अगर स्टेप अप बनाना है तो इधर ये संख्या बढ़ा दीजिए, स्टेप डाउन बनाना है तो इधर ये संख्या बढ़ा दीजिए। तो नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स की तुलना में नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स हमेशा ज्यादा होंगे। ठीक है। उसके बाद एक आता है ट्रांसफॉर्मर रेशियो, जिसे हम K से डिनोट करते हैं। K इज इक्वल टू होगा अपने पास नंबर ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ प्राइमरी, V सेकेंडरी, V प्राइमरी, और I प्राइमरी, I सेकेंडरी। ये अपने पास ट्रांसफॉर्मर रेशियो। तो इसके लिए अगर मैं बात करूंगा तो K का मान रहेगा ग्रेटर देन 1। अब यहां पे इसका जस्ट अपोजिट ले आओ। वोल्टेज जो प्राइमरी रहेगा वो ज्यादा होगा वोल्टेज सेकेंडरी से। करंट जो प्राइमरी रहेगा वो कम रहेगा करंट सेकेंडरी से। और उसके साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी ज्यादा होंगे सेकेंडरी से। और लास्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास? K रहेगा लेस देन 1। ट्रांसफॉर्मर रेशियो रहेगा अपने पास लेस देन 1। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे। अनोन्य प्रेरण, ये काम करेगा प्रेरण के ऊपर। एक बार वापिस लौटते हैं। यहां से हमने दिया है एसी करंट। एसी करंट चलता है इस तरह की साइकिल में, IT। ये समय के साथ साथ चेंज होता रहता है। तो जो चेंज इन करंट है, चेंज इन करंट से पैदा होगा क्या? इंडक्शन, जो इस चेंज इन करंट का ही अपोज करेगा, जिससे पैदा हुआ है उसी का अपोज करेगा। तो अगर जिस कॉइल के अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसी के अंदर सारा चेंजेस है, ये सेल्फ इंडक्शन।
लेकिन इस कॉइल की वजह से इसका जो इफेक्ट है हमें कहां देखने को मिल रहा है, यहां पे देखने को मिल रहा है। तो एक की सहायता से दूसरे पे इफेक्ट पहुंचाया जा रहा है, तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो ध्यान रहे कि इंडक्शन किसके कारण आता है, चेंज इन करंट के। अब एसी करंट तो रहता है अपना इस तरह से, और डीसी करंट रहता है अपना इस तरह से। जैसे इधर है अपने पास टी, तो ये रहेगा बिल्कुल स्ट्रेट, या थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट भी करेगा तो इस तरह से। तो इसको तो हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट करंट डीसी को। जब तक करंट में चेंज नहीं होगा तब तक इंडक्शन पैदा नहीं होगा, और जब तक इंडक्शन पैदा नहीं होगा ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा। तो यहां से हम एक चीज लिख सकते हैं, वर्क ओनली फॉर एसी, ओनली फॉर एसी, सिर्फ और सिर्फ एसी के रूप में ये एसी के लिए काम करता है। ठीक है।